एक बार एक आचार्य ने एक बालक से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, कुछ तो पवित्र घास होती है, इसे नष्ट क्यों कर रहे हो। तो उस बालक ने आचार्य से बोला कि नहीं, जो कष्ट पहुंचाए उसको जीने का कोई हक नहीं। आचार्य ने कहा लेकिन कुछ तो नष्ट नहीं होते, ये मौका मिलते ही दोबारा फैल जाते हैं। तो उस बालक को गुस्सा आया और कहने लगा कि मैं इसे जड़ से खत्म कर दूंगा, इसके दोबारा होने की संभावना को जलाकर राख कर दूंगा, क्योंकि कुछ उसके पैरों में चुभ गया था। और उस बालक ने खोद खोद कर उसकी बची खुची छोटी छोटी जड़ों में भी मट्ठा डालकर जला दिया था और कहने लगा कि मैं शत्रु को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखता हूँ। योगी आचार्य ने उस बालक में छिपी संभावनाओं को पहचान लिया। ऐसा आत्मविश्वास और प्रबल इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है और ऐसे ही व्यक्ति इतिहास पुरुष बनते हैं। और ऐसा ही हुआ भी। इसी बालक ने लगभग 2000 वर्ष पहले भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया और यही बालक बड़ा होकर बना चाणक्य। चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त और इनके कूटनीतिक होने के कारण लोग इन्हें कौटिल्य भी कहते थे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज मैं आपके साथ चाणक्य के जीवन के बारे में शेयर करने वाला हूं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि चाणक्य के जीवन के बारे में इतनी डिटेल वीडियो आपको शायद ही कहीं पर मिलेगी। इसमें हम चाणक्य के जीवन के बारे में उनकी लाइफ के अलग अलग फेज से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चाणक्य के बचपन से। चाणक्य ने ईसा से 300 साल पहले ऋषि चणक के घर जन्म लिया था। चाणक्य उनके पहले गुरु थे। संस्कृत ज्ञान, वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों, इन सब का अध्ययन चाणक्य ने चाणक्य के निर्देशन में ही किया था। चाणक्य पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, वो चीजों को बड़ी जल्दी सीख जाते थे। उस वक्त धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना ही शिक्षा का एकमात्र साधन हुआ करता था और चाणक्य ने बहुत ही कम उम्र में उन सारे ग्रंथों को पढ़ लिया था। अब बारी थी उनके हायर एजुकेशन की, जिससे वो अब तक लिए गए ज्ञान को रिसर्च में लगा सके और अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा सके। उस टाइम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत फेमस हुआ करता था, जो सिंधु नदी के किनारे एक नगर के रूप में था। वहाँ पर काफी विद्वान लोग होते थे जो प्रोफेसर बनकर बच्चों को शिक्षा देते थे। इसलिए वहाँ दूर दूर से राजकुमार, धनी लोगों के बच्चे, ब्राह्मण, ये सब शिक्षा लेने आया करते थे। वहाँ पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, फिलोसफी जैसे सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और अपने स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ बच्चे घुड़सवारी, तीरंदाजी जैसी बहुत सारी एक्स्ट्रा आर्ट भी सीखते थे। मतलब तक्षशिला के स्टूडेंट्स की हर जगह बहुत इज्जत होती थी। तो हायर एजुकेशन लेने की इच्छा चाणक्य को तक्षशिला ले आई। चाणक्य दिखने के उतने अच्छे नहीं थे, उनका रंग भी काला था और वो काफी निर्धन परिवार से आते थे, इसलिए कोई भी चाणक्य का मित्र नहीं बनना चाहता था। बट चाणक्य ने अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी पहचान अपनी इंटेलिजेंस से बनाएंगे। और फिर चाणक्य ने दोबारा से धर्म ग्रंथों को पढ़ा ताकि रिसर्च में उनसे और हेल्प मिल सके। इसके साथ साथ उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, राज्य और कई सामाजिक विषयों पर सेल्फ स्टडी की और अपने फाइनल ईयर में आते आते चाणक्य बहुत फेमस हो गए थे अपनी इंटेलिजेंस को लेकर। उनके बारे में हर कोई जानने लगा था। स्टूडेंट्स के साथ साथ वहाँ के प्रोफेसर भी चाणक्य की बहुत तारीफ करते थे। इवन प्रोफेसर उनको अपने बराबर ही मानने लगे थे। इसलिए स्टूडेंट्स भी बिना हिचके हुए अपनी रिसर्च में भी हेल्प ले लेते थे और अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद चाणक्य तक्षशिला में ही प्रोफेसर बन गए। चाणक्य विश्वविद्यालय के सब्जेक्ट के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों के भी एक्सपर्ट बन गए थे। अब बात करते हैं चाणक्य के नेक्स्ट फेज की, वो इतने विश्लेषक कैसे बने। उस टाइम पर सभी जगह राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। अधिकतर राजा जो थे निर्दयी थे और उनके राज्य में कोई भी प्रॉपर कानून व्यवस्था नहीं थी। ये राजा लोग धनी लोगों और जमींदारों के साथ मिलकर गरीबों पर अत्याचार किया करते थे। इनके राज्य में अपनी मनमानी का कानून चलता था और चाणक्य भी ऐसे ही निर्धन परिवार से आते थे। इस प्रकार राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा का विश्लेषण करना ही उनका एक नेचर बन गया। उनके आसपास जो भी घटनाएं हो रही थी वो उन सब से सीख रहे थे और इसी टाइम पर वो एक अच्छा राज्य बनाने के बारे में भी सोचने लग गए थे, जिसमें लोगों के लिए अच्छा कानून हो, अच्छी न्याय व्यवस्था हो। ये थॉट्स चाणक्य के मन में हमेशा चलते रहते थे। फिर इसी दौरान इतिहास भी करवट ले रहा था, जब यूनान का एक योद्धा दुनिया जीतने के सपने को लेकर ईस्ट की तरफ बढ़ चुका था और एशिया महाद्वीप के मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी उसकी चपेट में आ गई थी। अब ये भारत की तरफ बढ़ रहा था। इस योद्धा का नाम था सिकंदर। सिकंदर की सेना काफी बड़ी थी। इनके पास लड़ने की बहुत नई टेक्निक थी जो भारत के राजाओं के समझ से थोड़ी दूर थी। ये लोग एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाकर आगे बढ़ते थे, जिसमें आगे वाली सेना घोड़ों पर बैठकर कवच के साथ लड़ती थी और जो पैदल सेना होती थी वो पीछे भाले से अटैक करती थी। और उस वक्त सच में भारत के राजाओं के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था और जिनके राज्य उजड़ गए थे वो शरणार्थी बनकर ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। और तक्षशिला भी उस टाइम पर काफी शरणार्थियों से भर गया था। जहाँ पर लोग कभी शिक्षा लेने आया करते थे, वहाँ पर अब लोग रोटी, कपड़े और घर मांग रहे थे। चाणक्य को समझ आ गया कि तक्षशिला के हालात अब कुछ ठीक नहीं है और चाणक्य के दिमाग में एक आदर्श राज्य बनाने की योजना चल रही थी और उन सब योजनाओं को सफल बनाने के लिए चाणक्य को थोड़ा टाइम की जरूरत थी। इसलिए चाणक्य ने वहां से निकलना ही ठीक समझा और चाणक्य वहां से चले गए पाटलिपुत्र, जहां पर मगध साम्राज्य था। वहां पर जाने का कारण था वहां का नालंदा विश्वविद्यालय, जो तक्षशिला से किसी मायने में भी कम नहीं था।
पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर था जिसके इतिहास के दौरों में बहुत नाम हुए, जैसे पुष्पनगर, पुष्पानगर, पाटलिपुत्र और अब जिसका नाम पटना है। चाणक्य वहाँ ग्राउंड लेवल में रहकर काम करना चाहते थे ताकि वो वहाँ के हालातों से पर्सनली रूबरू हो सके। इसलिए अपने तक्षशिला की डिग्री के बारे में बताए बिना उन्होंने वहाँ एक नॉर्मल टीचर की नौकरी ले ली। उस टाइम पर मगध में धनानंद का भ्रष्ट राज्य था। वो जनता से टैक्स वसूलता था और उसे अपने ऐशो आराम में उड़ा देता था, इसलिए जनता उससे बहुत परेशान थी। बट उसका मंत्री काफी समझदार था। मंत्री अमात्य सक्टार ने उसे समझाया कि केवल लूटपाट से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ पैसे लोक कल्याण और पुरस्कार के लिए भी देने चाहिए ताकि जो जनता है उसका गुस्सा कम हो। फिर राजा ने कुछ पैसे कलाकारों, विद्वानों और लोक कल्याण में देने शुरू किए। और इसी बीच चाणक्य भी लोगों के बीच अपने इंटेलिजेंस के लिए फेमस हो गए थे। तो उन्होंने वहाँ के कुछ मेन लोगों से बातचीत की, उनको समझाया कि राजा जो धन देता है लोक कल्याण के लिए, इसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका सही से इस्तेमाल करने के लिए हमें एक संघ बनाना चाहिए, तभी हम इस पैसे को अच्छे से यूज कर पाएंगे। क्योंकि चाणक्य उस टाइम पर थोड़ा फेमस हो गए थे तो लोग चाणक्य की बात मान गए और चाणक्य को उस संघ का अध्यक्ष बना दिया। अब वो सारा पैसा चाणक्य के निर्देशन में यूज हो रहा था। तब समिति के कुछ लोगों ने चाणक्य को बोला कि तुम्हें राजा से मिलना चाहिए ताकि संघ के लिए कुछ और पैसे मिल सके। और लोगों को उम्मीद थी कि चाणक्य की योग्यता को देखकर राजा उनको जरूर कोई सही जिम्मेदारी देगा, इसलिए चाणक्य भी उनकी बात मान गए। इस समय चाणक्य के मन में आचार्य सक्टार से मिलने का विचार आ रहा था, क्योंकि जो सक्टार थे वो चाणक्य के साथ तक्षशिला में पढ़ाई कर चुके थे। शिक्षा पूरी होने के बाद वो नंद साम्राज्य के महामंत्री बन गए। चाणक्य चाहते तो पहले ही उनसे मिल लेते, बट उन्होंने पहले ग्राउंड लेवल पर काम करना ठीक समझा ताकि वो लोगों को अच्छे से पहचान पाए और लोगों में अपनी पहचान बना पाए अपनी इंटेलिजेंस को लेकर। बट इस बार आचार्य सक्टार से मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि चाणक्य को सिकंदर के बारे में बातचीत करनी थी। इसलिए चाणक्य ने आचार्य से पर्सनली मिलने का संदेश भिजवाया। जब सक्टार के पास वो संदेश पहुंचा तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि सक्टार को पहले ही संघ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी और वो समझ गया था कि संघ का अध्यक्ष उनका मित्र चाणक्य ही हो सकता है। इसलिए सक्टार ने चाणक्य को अपने घर आमंत्रित किया और चाणक्य जब उनसे मिलने आए, सक्टार उनसे एक मित्र की तरह मिला, अपने घर आदर से बैठाया और फिर पूछा कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। तब चाणक्य सक्टार को सिकंदर के बारे में बताने लगे और बताया कि क्यों वो तक्षशिला छोड़कर आ गए थे। चाणक्य ने सक्टार से कहा कि हमारे राजा आपस में ही छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते हैं अपना घमंड सिद्ध करने के लिए, और इसी बात का फायदा विदेशी हमलावर उठाते हैं जो हम पर आक्रमण करके हमारा राज्य छीन लेते हैं। बट जो इस बार ये सिकंदर है ये इतना कमजोर नहीं है, इसके पास काफी बड़ी सेना है और इसके पास लड़ने के काफी नए तरीके हैं जो हमारे राजाओं के समझ से बहुत दूर है। तब सक्टार ने चाणक्य को रोकते हुए पूछा, क्या उसने तक्षशिला जीत लिया? चाणक्य कहते हैं, आपको वो स्टूडेंट याद है जिसका नाम आम्भिक था? सक्टार कहते कि मुझे याद नहीं, और तब चाणक्य आम्भिक की स्टोरी सुनाते हैं। दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आम्भिक का स्टोरी में क्या रोल है और चाणक्य के साथ आगे आगे क्या हुआ। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपसे इसका नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो।